अब हमें क्या जानना है, उपनिवेशवाद की समझ कि आखिर ये उपनिवेशवाद क्या होता है, क्या है ये उपनिवेशवाद। तो अगर एक लेवल पर हम बात करें, एक स्तर पर, तो एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद माना जाता है। मतलब कि जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है और उस पर अपना शासन चलाता है, अपना नियम कानून लागू करता है, तब इस प्रकार से उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। आधुनिक काल में पश्चिमी उपनिवेशवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। भारत के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ काल और स्थान के अनुसार विभिन्न प्रकार के समूहों का उन विभिन्न क्षेत्रों पर शासन रहा जो आज के आधुनिक भारत को निर्मित करते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन किसी अन्य शासन से अलग और अधिक प्रभावशाली रहा। मतलब कि और दूसरे भी जितने शासन रहे, उन सभी शासनों से अलग और प्रभावशाली शासन रहा औपनिवेशिक शासन। हम एक चीज देख सकते हैं भारत के इतिहास में कि जिस जिस जगह पर औपनिवेशिक शासन यानी कि जो अंग्रेज अपना राज किया, यहाँ पर जहां जहां से अपना शासन चलाया, वो जगह आज बहुत ज्यादा स्तर पर विकसित है। इसके कारण जो परिवर्तन आए वह अत्यधिक गहरे और भेदभावपूर्ण रहे। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसे दूसरे देश के क्षेत्रों पर कब्जा करके राजनीतिक इतिहास का विस्तार किया गया। मतलब इतिहास बहुत ऐसे उदाहरणों से भरा है जहां पर एक देश पर दूसरे देश के द्वारा कब्जा करके उस पर जबरदस्ती अपना शासन चलाया गया है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिसमें कमजोर लोगों पर शक्तिशाली लोगों ने शासन किया। ये केवल इतिहास ही नहीं है, आज भी ये देखा जा रहा है कि जो लोग कमजोर हैं उन कमजोर लोगों पर शक्तिशाली लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा है। लेकिन गौर करने की वाली बात यह है, मतलब कि गौर करने वाली यह बात है कि पूंजीवाद के आने से पहले साम्राज्य और पूंजीवादी दौर के शासन में गुणात्मक अंतर है। पूर्व पूंजीवादी शासक अपने अप्रभुत्व से लाभ प्राप्त कर सके जो उनके निरंतर शासन अथवा विरासत से व्यक्त होता है। कुल मिलाकर पूर्व पूंजीवादी शासक समाज के आर्थिक आधार में हस्तक्षेप नहीं कर सके। मतलब कि जो पूर्व पूंजीवाद शासक रहे, ये लोग सामाजिक आर्थिक आधार के रूप में अपना हस्तक्षेप नहीं कर सका, अपने आप को उसमें नहीं ढाल सका, अपना कब्जा उसमें नहीं जमा सका। उन्होंने परंपरागत आर्थिक व्यवस्थाओं पर कब्जा करके अपनी सत्ता को बनाए रखा। मतलब जो परंपरागत आर्थिक व्यवस्था था उसी पर ये पूर्व पूंजीवादी शासक अपना कब्जा जमाया और कब्जा जमा करके अपना सत्ता बनाए रखा। इसके विपरीत, इसके एकदम से उल्टा, ब्रितानी उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। मतलब कि ये भी पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था, ब्रितानी उपनिवेशवाद। इसने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किए जिनसे ब्रितानी पूंजीवाद का विस्तार हुआ। मतलब कि एकदम प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय के बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया, अपना हस्तक्षेप कर लिया और एक बहुत बड़े पूंजीवाद का विस्तार हुआ और उसे मजबूती भी मिला, शक्ति भी मिला। उदाहरण के लिए भूमि संबंधी नियमों को लें, ब्रितानी उपनिवेशवाद ने केवल भू स्वामित्व के नियमों को ही नहीं बदला, अपितु यह भी निर्धारित किया कि कौन फसल उगाई जाए और कौन सी नहीं। मतलब केवल जमीनों पर, भूमियों पर ही कब्जा नहीं किया, अपना नियम नहीं लगाया, बल्कि यह भी निर्धारित कर दिया कि इस भूमि पर कौन सा फसल उगाया जाएगा और कौन सा फसल नहीं उगाया जाएगा। इसने उत्पादन के क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा, वस्तुओं के उत्पादन की प्रणाली और उनके वितरण के तरीकों को भी बदल दिया। यहां तक कि
ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने ब्रिटिश पूंजीवाद के प्रसार के लिए जंगलों को भी नहीं छोड़ा, जंगलों पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने पेड़ों की कटाई और बागानों में चाय की खेती की शुरुआत कराई। जंगल को नियंत्रित एवं प्रशासित करने के लिए अनेक कानून बनाए। मतलब कि हर जगह ब्रिटानिया यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो रहा, ये हर चीज पर कब्जा कर लिया। मिट्टी पर किया, फसल पर किया, जंगल पे किया, हर चीज में नियम, हर नियमों पर अपना कब्जा जमाए रखा। इसे जंगल पर आश्रित गररिये और ग्रामीण लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। नए औपनिवेशिक कानूनों के अंतर्गत ग्रामीणों, चरवाहों और गररियों जंगलों में आना जाना प्रतिबंध कर दिया गया। अब जंगल से भेड़ बकरियों, गाय भैंसों आदि पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना दुर्लभ हो गया। मतलब कि लोगों को चारा भी इकट्ठा करना क्या हो गया, दुर्लभ हो गया, क्योंकि जंगलों पर भी ये लोग अपना कब्जा जमा लिया, उस पर अपना हस्तक्षेप कर लिया और हस्तक्षेप करने के बाद अपना नियम लगा दिया कि जंगल में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। बात करते हैं, उपनिवेशवाद ने लोगों की आवाजाही को भी बढ़ाया। भारत के एक ऐसे हिस्से से दूसरे हिस्से में आना जाना चलता रहा, जैसे आज के झारखंड प्रदेश से उन दिनों बहुत से लोग चाय बागानों में मजदूरी करने के उद्देश्य से असम आए। उन्हीं दिनों एक नए मध्य वर्ग का भी उद्भव हुआ, जो मुख्यतः बंगाल और मद्रास क्षेत्र से था। मतलब कि बंगाल और मद्रास क्षेत्र में ये परिवर्तन हुआ और एक नया क्लास उभर के आया। उसमें वे लोग थे जिनको उपनिवेशवादी शासन ने देश के विभिन्न भागों से सेवा के लिए चुना था, तथा इसके अलावा विभिन्न पेशेवर लोग जैसे डॉक्टर एवं वकील, इन सभी लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों से चुना था अपने काम कराने के लिए। इन सरकारी सेवा कर्मियों और व्यवसायियों का भी बहुत आवागमन होता रहा। यह आवागमन भारत तक ही सीमित नहीं रहा। मतलब ये जो आवागमन कराया ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ये उपनिवेशवाद केवल भारत में ये आना जाना वाला और एक जगह से दूसरे जगह मजदूर डॉक्टर को ले जाना नहीं था, बल्कि एक जगह से दूसरे देश में भी पहुंचाना था। यानी उपनिवेशवादी शासन ने भारतीय मजदूरों एवं दक्ष सेवा कर्मियों को जहाजों के माध्यम से सुदूर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में स्थित अन्य उपनिवेश में भी भेजा। मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसका केवल एक उपनिवेशवाद जो है केवल भारत में नहीं था, इसका उपनिवेशवाद और दूसरे देशों में था। तो यहाँ के जो सक्षम, जो अच्छे मजदूर होते, जो कारगर होते, उनको दूसरे उपनिवेशवाद यानी कि दूसरे देशों में भेजता, मध्य एशिया में भेजता या फिर अमेरिका, अफ्रीका ऐसे जगहों पर भेजा करता। जाने वाले अधिकांश लोगों में से कुछ तो कभी लौट कर ही नहीं आए। आज उन भारतीयों के वंशजों को भारतीय मूल का माना जाता है। दुनिया के अनेक देशों में भारतीय मूल के लोग पाए जाते हैं, जो वस्तुतः भारत के उपनिवेशवादी शासन के दौरान उन देशों में पहुंचे। मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ के जो मजदूर, डॉक्टर जिनको भेज दिया गया था कृषि कार्य करने वाले को दूसरे उपनिवेशवाद मतलब दूसरे देशों में, उनका वंशज आज वहां उत्पन्न है। मतलब कि आज भारतीय मूल के लोग हर जगह पाए जाते हैं। मतलब कि दुनिया के हर जगह पर अनेक देशों में भारतीय मूल के लोग पाए जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो भेजा गया था वो आज भी वहां के वंशज पनप रहे हैं। व्यवस्थित शासन के लिए उपनिवेशवाद ने विभिन्न क्षेत्रों में भारी परिवर्तन की शुरुआत की। ये परिवर्तन वैधानिक, सांस्कृतिक अथवा वास्तुकला आदि क्षेत्र में लाए गए। वस्तुतः उपनिवेशवाद बृहद एवं तीव्र रूप से लाए गए परिवर्तनों की कहानी थी। इनमें से कुछ परिवर्तन तो अप्रकट रूप में से थे, जबकि अनेक सुनियोजित तरीके से लाए गए थे। मतलब कुछ तो बढ़िया तरीके से लाया गया था और कुछ में गड़बड़ था।
जैसे कि हम पाते हैं कि पश्चिमी शिक्षा पद्धति को भारत में इस उद्देश्य से लाया गया कि भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बनाए रखने में सहयोगी हो। लेकिन हम यह भी पाते हैं कि यही पश्चिमी शिक्षा पद्धति राष्ट्रवादी चेतना एवं उपनिवेश विरोधी चेतना का माध्यम बनी। मतलब कि अंग्रेजों ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा, दूसरे देशों से शिक्षा को लेकर के आया, वो ऐसे शिक्षा को लेकर के आना चाहा कि लोग क्या होंगे कि यहाँ के लोग ही उस शिक्षा को ग्रहण करेंगे और हमारी सत्ता को बनाए रखेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसी शिक्षा में ऐसे भी शिक्षाएं जो राष्ट्रवादी शिक्षा थे और उपनिवेशवादी विरोधी चेतना को जगाने वाली शिक्षा थी, तो उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद लोग उपनिवेशवाद विरोधी हो गए और अपने को आजादी के दौर में आगे बढ़ाने लगे। इसके बाद इस बुक में आगे पढ़ोगे, अब इतना ही रहने दो।